नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ा ये कार्यक्रम बतकही बिहार की। और बतकही बिहार की के आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें हैं। बात है तेजस्वी यादव के उन दावों की जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे। बात है प्रशांत किशोर के उम्मीदवारोों की जिन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। और बात है एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसे पेच की। तो इन तीनों पर एक एक करके बात करेंगे और बताएंगे कि बतकही बिहार की में इस वक्त बिहार में चल क्या रहा है। शुरू करते हैं तेजस्वी यादव की उस बातचीत से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसमें उन्होंने हर घर को रोजगार देने का वादा किया है। और शुरू करते हैं तीर्थेश जी से। तीर्थेश जी, तेजस्वी यादव ने जो बात कही है सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। 2,76,00,000 के आसपास घर हैं, 15 लाख के आसपास नौकरियां होंगी, 2.5 करोड़ परिवारों को 20 महीने में नौकरी दे देगी। इतनी नौकरी तो शायद पूरे देश में ना हो। इतनी नौकरी सरकारी नौकरी तो नहीं है, इतनी नौकरी। दूसरी बात है जो क्या केवल सरकारी नौकरी का भरोसा देकर, क्योंकि वहाँ का जो यूथ है, युवा है, सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं, तो वो सेगमेंट को टैप करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप क्रिटिक्स आएंगे इस पर, क्रिटिक्स का सवाल होगा, अगर जैसे आपने बताया 2,76,000 घर हैं, 2,76,00,000 घर हैं, वहाँ हाउस होल्ड्स हैं, उसमें 2.5 करोड़ भी घर में एक एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, और 30,000 पर मंथ तनख्वाह अगर एवरेज मान कर चलें तो ये 9 लाख करोड़ हो जाता है बजट साल भर का। और बिहार का बजट कितना है? 3,17,000 करोड़, यानी 3 गुना आपको चाहिए केवल नौकरी देने में। तो ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हो सकता है जो क्या जब सब कोई दावा कर रहा है तो ये एक दावा का दूसरा रूप भी है, फ्रीबीज का दूसरा रूप हो सकता है। हालांकि अगर आप जॉब दे रहे हैं तो वो फ्रीबीज में नहीं कहलाता है। दूसरी बात है ना, उनका जो, जैसे मैंने अभी बताया, जो क्या टैप कर रहे हैं युवा। बिहार अभी जो इंडिया का सबसे यंगेस्ट स्टेट है, मीडियन पॉपुलेशन 29 के एवरेज में है, और उसी एवरेज को कैटर करें सबसे ज़्यादा। अगर आप देखें, हम 20 से 18 से 19 या 20 में भी 14 लाख वोटर्स हैं, 20 से 29 में शायद 1,40,00,000 है। तो उस हिसाब से उस वर्ग को वो रिप्रेजेंट, उस वर्ग का सबसे ज़्यादा वोट लेना चाह रहे हैं। तो ये एक उनकी चुनावी रणनीति हो सकती है। चुनावी रणनीति यानी वोट कैचिंग मैकेनिज्म कही है। लेकिन राजेश जी, जो बात तीर्थेश जी कह रहे हैं, वोट कैचिंग मैकेनिज्म तो है, लेकिन जिस युवा को आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा होगा। जो पढ़ा लिखा है वो कैलकुलेशन वो भी तो करेगा जो कैलकुलेशन हम बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो कैसे उस ट्रैप में आएगा? देखिए, मैं तीर्थेश जी से आंशिक रूप से उनकी बातों से सहमत हूँ। अगर तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं तो लास्ट टाइम भी उन्होंने वादा किया था हम सरकार में आएंगे, और मुझे लगता है 17 महीने में उन्होंने वो किया था काफी हद तक। लेकिन आंकड़ा बहुत कम था ना, 10 लाख, आंकड़ा कम था। लेकिन अगर वो कह रहे हैं हर घर, ये संभव नहीं है। केजरीवाल ने बहुत वादा किया था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बिल्कुल फुलफिल नहीं किया। तो तेजस्वी यादव को पता है कि हम अगर ये वादा कर रहे हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई वादा कर रहे हैं उसका आपने, अगर वो 20-30% भी फुलफिल करेंगे तो वो अपने आप को उस तरीके से प्रचार कर सकते हैं प्रोपेगेंडा के तौर पर। फिलहाल इलेक्शन से हर पॉलिटिकल पार्टी उससे पहले, नीतीश कुमार ने क्या किया इससे पहले? हम बेरोजगारी भत्ता बढ़ा रहे हैं, हम बुजुर्गों के पेंशन बढ़ा रहे हैं, हम तमाम पत्रकारों के लिए हम बढ़ा रहे हैं, तमाम लोग हमने वादे किए हैं। अब ठीक इसी तर्ज पर मुझे लगता है कि इस वक्त तेजस्वी के लिए कार्ड के तौर पर ये मास्टर कार्ड हो सकता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 100% अगर वादा किया है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो वो फुलफिल करेगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि बिहार के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम प्लांट लगा देंगे, हम बाहर से नौकरी ले आएंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये संभव नहीं है इस वक्त। तो आपके पास मास्टर कार्ड के तौर पर तेजस्वी यादव को लोगों ने देखा। इससे पहले जो वादा किया नौकरी के लिए, जब निकली नौकरियाँ, तेजस्वी यादव का नाम लिया गया, तारीफ की है सबने। तो इस तौर पर मुझे लगता है इस वक्त इस इलेक्शन में अगर तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी का दाव खेलते हैं तो ये उनके पक्ष में जाएगा। और जो वोटर हैं, खास करके देखिए तेजस्वी यादव को लेकर एक तरीके से जो वोटर्स हैं, यूथ वोटर, उनके मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं है। लोग कास्ट से हटकर वोट कर रहे हैं, चाहे वो अपर कास्ट है, तेजस्वी के नाम पर वोट कर रहे हैं। वो लालू यादव से थोड़े जो इमेज या उस तरह की बातें, लेकिन तेजस्वी यादव की जब बात होती है
तो मुझे लगता है कि लोग तेजस्वी यादव यंग चेहरा है, और इस तरीके से अगर वो कभी आप देखेंगे तेजस्वी यादव जाति के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो हर वक्त उनका यही डेवलपमेंट का एजेंडा इस बार तो है। पिछली बार के तो तीसरे चरण में उन्होंने बोल दिया था कि अगली पंक्ति में बाबू साहब लोग बैठेंगे और फिर आपका हक खा जाएंगे, और वहां से पूरा चुनाव बदल गया था। लेकिन इस बार वो नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लास्ट टाइम में नौकरी मेन फोकस था। हालांकि इलेक्शन के फेजेज बाय फेजेज जब बटे तो उसके बाद कुछ उन्होंने चेंजेस किए थे अपने स्टैंड में, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर कार्ड ये तेजस्वी का रहने वाला। लेकिन आजाद जी, जो बात ये लोग मास्टर कार्ड की बात कर रहे हैं, जैसे तीर्थेश जी कह रहे हैं कि भाई उतनी नौकरी नहीं हो सकती, राजेश जी कह रहे हैं कि आंशिक रूप से भी भर दें तो भी, इसका दूसरा तरीका तो ये भी हो सकता था ना, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर परिवार के लिए रोजगार सृजित कर देंगे, वो सरकारी नौकरी हो, वो प्राइवेट नौकरी हो। बीजेपी में प्रधानमंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि भाई पकौड़ा तोलना भी रोजगार है। इस तरीके के रोजगार की भी बात हो सकती थी। इसकी भी बात हो सकती थी कि 10,000 के लिए जो पानी पूरी का ठेला श्रीनगर में जाकर के लगा रहा है, कम से कम वही ठेला यहाँ पे लगवा दें। इतना तो सोचा होगा तेजस्वी यादव ने भी कुछ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इस पूरे दौर में आप देखेंगे कि जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, चुनावी वादे, इस पर कतई तौर पर जनता पूरे तौर पर विश्वास नहीं करती है। उनको ये पता है कि ये एक खिलौना है और उनको बहलाने की कोशिश है। जिस तरह से वादे किए हैं तेजस्वी ने, अगर आप 2024 में उनके वादे को देखेंगे तो उन्होंने 1 करोड़ जॉब का वादा किया था, और उसमें उन्होंने कहा था, डेटा के साथ पेश किया था कि 30 लाख नौकरियां बिहार में है जो भर्ती करने हैं, मतलब सीटें वैकेंसी हैं, और वहाँ 70 लाख के लिए उन्होंने कहा था कि हम और देखेंगे। 1 करोड़ तो वो फुलफिल कर ही नहीं पा रहे थे, जो उनके डेटा में बात बन ही नहीं रही थी, क्योंकि नौकरी ही सृजित 30 लाख हो रही थी, तो 70 लाख भी नहीं होता वो, यानी 1 करोड़ भी नहीं हो रहा था। अब उन्होंने हर घर में, और वो भी सरकारी नौकरी की बात कर दी है। ये कोरा बकवास है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। ये बस सिर्फ ये है कि शायद किसी तरह से बहला दें, ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरह से मतलब रोज़गार की बात मोदी जी ने कही थी, हालांकि मोदी जी ने वो भी नहीं पूरा किया, उन पर उसकी आलोचना होती रही। और ऐसे दौर भी देखे इस दौर में कि सरकार ने उन सरकारी तंत्रों को काम करने से रोका जो रोज़गार का डेटा देते थे, क्योंकि बेरोज़गारी अपने सबसे आखिरी मतलब यानी ऊपरी सतह पर थी। तो इस तरह का हाल, यानी पिछले 45 सालों में ऐसा देखा गया था कि सबसे कम लोगों को रोज़गार मिल रहा था। ऐसे वक्त में तेजस्वी का ये वादा बहुत ही खोखला है, और मुझे लगता है कि इन्होंने ज़्यादा बड़ा वादा कर देने से शायद लोगों में ये पैगाम न चला जाए कि ये बेकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो गालिब कहते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम तो है झाड़ झूठ जाना, हाँ। कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो ये शेर अभी मुझे अचानक से याद आ गया है। तीर्थेश जी आपको जोड़ना चाहते थे? हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अभी जो वहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स की स्थिति है, 16,27,000 जॉब्स कहे अभी हैं टोटल, अभी है। हाँ। इन पोजीशन, यानी अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स भर्तियाँ हैं वो 11,54,000 है। बताइए, यानी नियुक्तियाँ जो खाली है 4,73,000 है, यानी 29% आपके सरकारी जॉब्स खाली हैं। दूसरा, अगर पुलिस में भी देखें तो पुलिस में 68,000 जॉब्स खाली हैं, यानी दोनों जोड़ के 5 लाख कर लीजिए आप। 5 लाख के करीब, और 5 लाख जोड़ दीजिए, और जोड़ लीजिए कि आप सृजित कर लेंगे, सृजित कर लीजिएगा। 10 लाख रोजगार यानी गवर्नमेंट जॉब्स आप कर सकते हैं। ये जो फिर है ना, ये गवर्नमेंट जॉब वो जो है, क्योंकि बिहार के यूथ सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए। मजबूरी है ना, वो तो उनके पास हाँ, दूसरा कुछ है नहीं। अगर आप जिस समय भी फॉर्म्स भरा जाता है तो सबसे ज़्यादा वहीं के लोग भरते हैं। तो ये एक नॉकिंग द डोर है यूथ के लिए, जो कि भाई मैं कर रहा हूँ, आप वोट देना। अब कितना वोट उसमें जाता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो अगर मैं उस बात पर आऊँ जो क्या गवर्नमेंट जॉब्स अगर वो ये भी बोलते हैं जो क्या स्टेट इन्वेस्टमेंट जो क्या बिहार का 18th पोजीशन है एफडीआई में या बाहर के इन्वेस्टमेंट का, वो भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो अगर आप जब तक नहीं पूरा चीज़ का मूलभूत ढांचा को बदलिएगा नहीं तो इतना जॉब्स नहीं क्रिएट, मतलब इतना समय तो मुझे लगता है 20 महीना तो लग जाएगा। पूरे केंद्र की भर्तियां इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितने की बात तेजस्वी कर रहे हैं। हाँ। इससे आगे की बात करते हैं। तेजस्वी ने जो चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और ये मोटा मोटी ये मान के ही चलना है कि ये जो कह रहे हैं उसका 1/10 भी अगर फुलफिल कर देते हैं
तो ये पर्याप्त होगा। कम से कम बिहार में जितनी सीटें खाली हैं वही भर जाएंगी। मुमकिन ही नहीं है। और मुमकिन ही इतना ही है। अगर अपने एक्सट्रीम लेवल पे ये काम करेंगे तो 1/10 ही मुमकिन है इनके अब लिए। तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, हम खुद अपने बचपन से हर सरकारों का वादा रहा है कि हम रोजगार देंगे, और सारी सरकारें नाकाम रही हैं। और मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव में ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि वो अपने वादे पूरा कर देंगे। अविनाश, अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में केवल जो गवर्नमेंट का जॉब्स है करीब 35-36 लाख के नहीं 48 लाख है। 48 नहीं लाख नहीं, अब तो कम हो गया। नहीं कुछ घट गया, अभी भी 48 लाख है। अभी नहीं, जब नहीं। डीए बढ़ाया तो सरकार ने उसमें लिखा था कि 48 लाख लोगों को इससे फायदा होगा, तो 48 लाख अभी जॉब है। नहीं, उसके इसमें पोर्टल में 48 लाख जॉब्स हैं, लेकिन कितने इन अच्छा, इन सर्विस हो सकता है कि सर्विस है 36 लाख। ठीक है, हम 50 लाख ही मान हाँ, लेते हैं, उसको मोटा मोटी भी मान लेते हैं। तो ये तो अभी 2,50,00,000 की बात कर रहे हैं। तो बिहार पूरे में देश में जो सरकारी जॉब है, देखिए मोटे तौर पर 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जॉब है, और 1.5 करोड़ से 2 करोड़ में पूरा देश जॉब देता है। यानी पूरे देश की सरकारी जॉब बिहार को अगर दे दिया जाए बिहारी लोगों के लिए, तब जाके तेजस्वी यादव का वादा पूरा हो सकता है। तो मतलब ये इतना बड़ा वादा उन्होंने मतलब किया पूरे देश में जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं सारे के सारे बिहारी हों तो ये वादा पूरा होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। है। हाँ, ये रोजगार देने की बात करते हैं तो हाँ, बात वो अलग समझ चीज, में वो अलग भी मसला आती है। और वादा समझते कि चलिए भाई पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पीएम मोदी ने कहा है, तो वो भी इस बात को कह सकते थे। लेकिन नौकरी देने की जो बात कही है एकदम बेकार और भ्रमित करने वाला। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 51 लोगों की लिस्ट जारी की है, उन पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सवाल सिर्फ ये हो रहा है प्रशांत किशोर खुद क्या करेंगे। 51 में 2-3 नाम बड़े नाम हैं, जैसे उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की नातिन को दे दिया टिकट, और रितेश पांडे काराकाट वाले को दे दिया टिकट। हालांकि उस पर भी बात अलग से होगी, भोजपुरी सिंगर हैं, लेकिन वो कैसे भोजपुरी सिंगर है इस पर भी तो बात होगी ना। वो तो लंदन से ला करके रात भर डीजे बजाने वाले भी तो सिंगर हैं। अब पियावा से पहले हमारे रहलो अलबे सिंगर हैं, वो उस पर भी बात होगी। तो इसका मतलब क्या तीर्थेश जी ये समझाए, काराकाट से तो अब प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी गुंजाइश क्या है? राघोपुर जैसा वो बोलते आ रहे हैं, जो क्या मैं सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार के रूप में टक्कर दूंगा। तो अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार तो एमएलसी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो और कौन सा कैंडिडेट है, यानी तेजस्वी है। तो तेजस्वी के खिलाफ एक सिंबॉलिक वो भी है, सिंबॉलिक जेस्चर भी है। जैसे आपको याद होगा 2013 में जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो शीला दीक्षित उस समय सीएम थी। उनके खिलाफ कौन लड़ा? अरविंद केजरीवाल लड़ा है, जो क्या मैं उनको टक्कर दूंगा। तो एक चैलेंज भी है, जो क्या मैं सीएम उम्मीदवार को टक्कर दूंगा। दूसरी बात 51 का लिस्ट आया है। 50 मैं पूरे लिस्ट को अभी देख नहीं पाया हूँ, जिसमें 2 नाम ऑलरेडी आप कह चुके हैं। उसमें कुछ ये बताया जा रहा है जो कि वहाँ के जैसे संभ्रांत लोगों जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सब का लिस्ट वो पहले भी आते रहे। चौंकाने वाले कुछ नाम हों। चौंकाने वाले नाम में अगर आप देखिए तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू से हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, और उसी परिवार में नातिन को जनसुराज से टिकट मिल गया है। तो ये चौंकाने वाले। राजेश जी, इस लिस्ट पे कुछ आपकी टिप्पणी? नहीं, उसमें देखिए जैसे इन्होंने कहा तीर्थेश जी ने, तो इस वक्त पीके की नज़र ये है कि एक तो हम जो कैंडिडेट दे रहे हैं उस पर कोई उस तरह के एलिगेशन ना लगे, क्योंकि वो फिर ओपोजिशन जितने भी लीडर्स हैं या फिर पार्टियां हैं वो उनको उधर के रख देगी। तो इसीलिए पीके की फिलहाल ये कोशिश रहेगी कि जो फर्स्ट टाइम उतर रहे हैं तो कम से कम अपनी उस छवि को बचा के रखें। और दूसरा मुझे लगता है कि जो इस बार चुनाव में उतरेंगे वो तो अपनी दावेदारी किसी ऐसी सीट से करेंगे ताकि पूरे सूबे में एक उनका जो मैसेजिंग क्लियर हो, मजबूत मैसेज जाए। आजाद जी, आपने भी कुछ लिस्ट देखी है अपने आसपास के इलाके की? पश्चिमी चंपारण मैंने अपने इलाके की लिस्ट भी देखी, लेकिन मैं पूरी लिस्ट पर एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। जो मैं नाम पढ़ रहा था तो उसमें सही बात है, कई सारे डॉक्टर्स के नाम भी हम आए। जब भी अगर कोई समाज का बहुत पढ़ा लिखा तबका अगर राजनीति में दिखाई दे रहा है किसी पार्टी में, तो आप ये मान कर चलिए कि उस पार्टी के पास समाज से जुड़ा हुआ यानी जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता नहीं है। तो मैं जब खुद अपने इलाके की भी लिस्ट, और जनरली वो सब कैंडिडेट्स हार जाते हैं। हाँ, वो हार भी जाते हैं, और सिर्फ ये लॉन्चिंग पार्टी के तौर पर ही पार्टी आ रही है, क्योंकि इन्होंने किसी भी जमीनी नेता को अपने पास यानी लाने में कामयाब नहीं हुए हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी वाइज चूंकि इनको पैसे भी दे रहे होंगे ये सब जो नेता हैं जो भी नए हैं, तो टिकट ताकि अपना वो खर्चा कर सके चुनाव में। मेरे बगल में एक सीट है ढाका विधानसभा, तो उन्होंने डॉक्टर एलबी प्रसाद को टिकट दिया।
मैं उस यानी उस सीट पर जब नज़र दौड़ा रहा था कि आखिर इस सीट देने पर यानी उनको टिकट मिलने की क्या वजह हो सकती है, तो मैंने ये देखा कि मौजूदा विधायक से यानी एलबी प्रसाद का तालमेल बहुत ही खराब हो चला था किसी अपने विवाद बातचीत पर, यानी विधायक पर कुछ इल्ज़ाम है कि व्यक्तिगत उन्होंने वजहों से भी हो क्लिनिक सकता है। पे आके उनके साथ कुछ बदतमीजी की या कुछ किया। तो अब चूंकि वो उस जगह के मतलब विधानसभा के मशहूर डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, मियाँ बीबी दोनों डॉक्टर हैं, उनका एक बेहतर चलता हुआ क्लिनिक है, तो ऐसे लोगों को कि एक विधायक के तय यकीनी बात है इस बात की वजह से थोड़ा सा नाराज़गी भी रही हो, और दोनों एक ही समाज से, मिलते जुलते समाज से यानी ओबीसी से ही आते हैं, तो इस तरह से टिकट देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस तरह के लोग कतई तौर पर किसी गुस्से में वोट 1000, 2000, 5000 मिल सकता है, जीत दिला दे ये बात मुमकिन नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी जो कवायद है उसमें कोई ऐसा नेता मुझे अगल बगल में और भी देखा उभर कर नहीं आ रहा है जो ये दिखा रहा हो कि हाँ वो वहाँ का बहुत ही कद्दावर ईमानदार नेता था, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा था, ज़मीन पर मतलब घूम रहा था, खुद मतलब 3 साल से कम प्रशांत किशोर ही चल रहे हैं, यानी इस तरह की का कोई नेता मुझे तो नहीं दिखा है। होंगे एक दो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों के बारे में मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने करीब में ऐसा कोई नेता नहीं। राजेश जी को लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जब जीत की बात होती है तो लोग इसलिए वोट नहीं देंगे कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, इसलिए देंगे कि क्योंकि प्रशांत किशोर का चेहरा सामने है, उस पर वोट करेंगे। अगर आप देखें विधानसभा में भी तो ये कहा जाता नहीं हम मोदी को वोट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है पीके की एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि लोग मेरे नाम पर वोट करेंगे, मेरे पार्टी को। तो इसलिए डॉक्टर हो या कोई भी हो वो चेहरा मायने नहीं रखेगा, पीके की कोशिश होगी कि मेरे नाम पे लोग वोट करें। देखिए मतलब वो चेहरा जो है सेंट्रलाइज है, वो चेहरा बनने में अभी वक्त समय लगता है, लगेगा। और ये खासकर इस वक्त जो है बीजेपी ने इस बात को बहुत हवा दी, और मोदी जी जब भी चुनाव में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको ये ध्यान देना है कि आपका वोट सीधे मोदी को आएगा। तो मोदी की छवि 25 साल में बनी है, बनाई गई है, उसके लिए करोड़ों अरबों खर्च किए गए हैं, साथ में पार्टी का कार्डर और भी, पार्टी का कार्डर है, वहाँ संघ है, तो कमल पूरी मशीनरी है, वो ऐसा तो नहीं है उसी समय कि की एक दिन मशीनरी में है। हुआ है, पार्टी भी पुरानी है। तो कि अभी मतलब इस तरह से पीके को तौलना थोड़ा हमें लगता है जल्दबाजी मैंने है। मोदी को उदाहरण दिया था, वो केजरीवाल भी हैं। पहले आप देखें झाड़ू पे जिस तरीके से दिल्ली में लहर चली, तो मेरा वो सेंस है लोग केजरीवाल के नाम पे वोट देखिए किया था। केजरीवाल ना कि बिल्कुल राखी शहरी बिरला और दूसरी मतदाताओं तरह के बीच थे, और एक मतलब 1400 यानी 1450 1500 मतलब स्क्वायर मीटर किलोमीटर में जो है ना ये पूरी दिल्ली फैली हुई है, सिर्फ उतनी ही तक मतलब उनकी चौहद्दी थी केजरीवाल की। आप बिहार से उसका मुकाबला कर ही नहीं मैं सकते देखिए हैं। प्रशांत किशोर के तमाम जो ग्रुप्स हैं वो तमाम मैं फॉलो कर रहा हूँ लगातार। इससे पहले लगातार एक तो ये कहा गया कि जितने भी जो सोशल इस तरह क्रिएटर्स हैं वो कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा उनकी स्ट्रेटजी थी कि हर पंचायत लेवल पर वो कह रहे थे मैं फंडिंग करूँगा, वहाँ तक चाहे लाइब्रेरी बने, स्पोर्ट्स का सामान पहुँचे, युवाओं को जोड़ो। तो वो जो टारगेट है मुझे लगता है कि वो तमाम एक्चुअली जो उनका फिलहाल जो टारगेट है वो ये है कि हम किस तरीके से धरातल केंद्र स्तर में पर बने पहुंचे। रहें, कम से कम उनको सारी बातचीत का केंद्र बिंदु प्रशांत किशोर बने रहें, यही कवायद है। राघोपुर से लड़ने की भी यही कवायद है, सारे बड़े नेताओं को टारगेट करने की भी, भ्रष्टाचार की भी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भ्रष्टाचार कोई बिहार में पहली बार हुआ है, लेकिन वो उसको सेंट्रल इशू, कोर इशू बना रहे हैं। पलायन भी कोई पहली बार नहीं हुआ, वो भी उसको कोर इशू बना रहे हैं। लेकिन अब की जो इस बातचीत से आगे बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है वो है सीट के बंटवारे को लेकर के। महागठबंधन पता नहीं कितना सुलझा पाएगा, नहीं सुलझा पाएगा। जो सत्ताधारी गठबंधन है एनडीए का, खासतौर से बीजेपी, जेडीयू और चिराग, इसके बीच बहुत कुछ उलझा हुआ लग रहा है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो नित्यानंद राय और चिराग पासवान दोनों लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इतना पॉजिटिव है क्या तीर्थेश जी? मुझे नहीं लगता है इतना पॉजिटिव है। बातचीत, देखिए पॉलिटिक्स में एक ये भी होता है जो कि आप बातचीत करते रहें, मामला को सुलझाते रहें अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन भी है जो कि बातचीत हो रही है। बातचीत नहीं होती तब प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चिराग ने फोन बंद कर लिया है। हाँ, क्योंकि नित्यानंद राय खुद बिहार से हैं, हाँ, और वो खुद गए हैं मिलने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। चलिए बातचीत हो रही है। सुबह तो मुलाकात नहीं हुई, वो तो उनकी माँ से मिलके चले आए, अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। तो इसीलिए बातचीत हो रही है, फोन जा रहा है इधर से भी उधर से भी, तो कुछ ना कुछ हो रहा है। इसमें दिलचस्प खबर ये आ रही है ना कि मतलब जो महागठबंधन है या कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रहे हैं, जो एनडीए के नाराज दल हैं, यानी खासकर चिराग पासवान की तरफ इशारा है
कि उनके लिए महागठबंधन में दरवाजे खुले हैं। तो ये जो प्रेशर भी है एक तरह से, और फिर एक पहले भी चिराग कह चुके हैं कि हमको मतलब जनसुराज से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनसुराज को तो दिक्कत है, उन्होंने तो कह दिया कि हम नहीं हाँ, करेंगे। उन्होंने कह दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एनडीए के लिए परेशानी बढ़ी हुई है, दो तरफ से बढ़ी हुई है, क्योंकि राजनीति में सच तो ये भी है ना कि जो कहा जा रहा है वो शायद सच में होता भी नहीं है, और क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो जिस तरह से मसला यानी पेच फंसा हुआ है, ये अभी भी मतलब चिराग को लेकर जिस तरह से चीज़ें साफ नहीं हो पा रही हैं, तो ये हो सकता है कि कहीं और भी ये रोशनी बिखेर सकते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन अब क्योंकि अब 8 दिन बचे हैं तो इतना बहुत मुश्किल होगा, केंद्र में इस्तीफा देना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि उनका बयान ये था कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय भी देखना है और भी चीजें देखनी है। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तीर्थेश जी, कांग्रेस से पवन खेड़ा प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हम महागठबंधन में उनके लिए दरवाजे चिराग पासवान के लिए खुले हैं, लेकिन इसी महागठबंधन में उनके लिए कितने खुले हैं ये तो वो तय नहीं कर पा रहे हैं। चिराग को कैसे ऑफर कर रहे हैं वो ये नहीं तय कर पाए। और दूसरी बात, अगर आप 2024 में जाएं, नीतीश कुमार इसलिए निकले थे वो उस समय इंडिया ब्लॉक से, क्योंकि उनको पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बना रहे थे। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा, वो लोग कितना सच बोलते हैं और ये लोग अभी का कितना सच होता है। तो ये पॉलिटिक्स में सब चीज़ जो बोला जाता है वही सही नहीं होता है, जैसा इन्होंने बताया। तो लेकिन एस्पेक्ट ये है जो क्या ये थोड़ा सा वो दे रहे हैं, फिलर्स दे रहे हैं, जो क्या आप आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। प्रेशर भी बनवाया जा रहा है जो क्या बीजेपी कम सीट्स पर लड़े, अगर उसको एलजेपी को ज़्यादा सीट्स मिलता है या जेडीयू कम सीट्स पर लड़े, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिस होता है अपोजिशन पार्टी का। राजेश जी, जैसे भले ही सारी वो हो, इसमें सबसे ज़्यादा हंसी की पात्र तो कांग्रेस ही बनी है ना, जो आज का वो बयान दे रही है। आपको तेजस्वी से गठबंधन करना है, आप अपना गठबंधन कर नहीं पाए। 70 सीटें आप मांग रहे थे, 55 के आसपास आप खुद आ रहे हो। फिर आप चिराग जो 25-30 पे नहीं मान रहे हैं एनडीए में, उनको आप लेके आओगे तो उनको भी 40-50 दोगे। माझी दो न्याय अगर तो वादा दो और उसमें भी बाधा हो तो 15 ग्राम दे दो उनको, तो 15 एनडीए में मांग रहे हैं तो 30 यहाँ मांगेंगे। देखिए ये किस भरोसे पे पवन खेड़ा ने ये बयान दे दिया? प्रैक्टिकली तौर पे संभव नहीं, इसको आप बयान की तरह ही देख सकते हैं। प्रैक्टिकली तौर पे अगर देखेंगे तो ये संभव नहीं है। चिराग कभी भी मौजूदा हालात में एनडीए छोड़कर वो महागठबंधन में नहीं आएंगे बिहार में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है इसमें चिराग कहीं नहीं जाएंगे एनडीए छोड़कर। लेकिन ये ज़रूर है कि एक क्षत्रिय दल के होने के नाते उनकी ये मजबूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें और उस सीट पर इलेक्शन करके अपना वोट उतारें, क्योंकि आप अल्टीमेटली लास्ट में जब बार्गेनिंग पावर इसी से डिसाइड होता है कि आपके पास कितनी सीटें हैं, और वो तभी होगा जब आप मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे और उसमें आप कितनी सीटें आती है। तो सब कुछ सारा खेल यही होगा कि आपके पास अल्टीमेटली विधानसभा चुनाव के बाद जब आप जाएंगे, चाहे मंत्री का बंटवारा होगा या जो भी उसमें चीज़ें रहेगी, तो यही देखा जाएगा आपके पास सीट कितनी है। तो इसीलिए फिलहाल चिराग की मजबूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से प्रेशर डाल के हमें सीटें चाहिए। जितनी मजबूरी आज़ाद चिराग की है उतनी ही मजबूरी तो बीजेपी की भी है। केंद्र में भी तो सरकार चलानी है, 5 तो इनके भी सांसद हैं ना, ये इंक्लूडिंग ये मंत्री हैं। ये कहना है कि जब तक मंत्री रहेंगे तब तक वो भी देखना है। चिराग टटोल क्या रहे हैं? इनको भी तो पता है ना कि उनकी बिहार में कितनी बड़ी वक़्त है, उनकी पार्टी कितनी बड़ी है। उनके पिताजी भी 29 सीट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाए थे। देखिए, सारी कोशिश मतलब चिराग की ये है कि आखिर तक डटे रहें, ताकि बीजेपी मजबूर होकर जितना मैक्सिमम सीट उसको दे सके वो लेने में कामयाब हो जाए। देखिए, ये तो सच है, हम भी मानते हैं इस बात को कि चिराग के पास गठबंधन से निकलने का ऑप्शन नहीं है। यानी निकलेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, वो बहुत सारी मतलब चीज़ों में फंस भी जाएंगे। ये राजनीति में ऐसे खेल नहीं होता है कि सिर्फ एक तरफ है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव का ऐन वक्त है, बीजेपी या कोई भी पार्टी चुनाव के वक्त में ये नहीं पैगाम देना चाहती है कि हाँ भाई एक दलित पार्टी को मतलब परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मतलब चिराग के पास कुछ भी होगा, सीधा पैगाम चला जाएगा, विपक्ष के लोग कहेंगे कि देखिए दलितों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। तो इस मजबूरी का फ़ायदा यानी उठाना चाह रहे हैं चिराग, और चाह रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम सीट मिल जाए आखिर तक। हो सकता है
लास्ट दिन जो है ना टिकट का वादा ज़्यादा करके कम भी कर दें और उस दिन बोले कि तुमको कहीं ले आ सकते हो, ये सब भी होता है। बहुत आखिरी वक्त में शटल गेम के हाँ उनको बोलेंगे तुमको 50 सीट दे रहा हूँ और कहेंगे 15 पे लड़ना तो लड़ो, नहीं तो तुम जाओ, अब आखिरी दिन ये बोल देंगे। क्योंकि एक फॉर्मूला ये भी आ रहा है सुनने में कि विधानसभा की 23 सीटें, विधान परिषद की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट, इस तरह की बात भी सामने आई है। हालांकि अभी चिराग पासवान कह रहे हैं कि समय आने पर बताया जाएगा। समय कितना बचा है अब? 8 दिन बचा, 8 दिन बचा नॉमिनेशन फाइल करने का। आपको अपने समर्थकों को भी तो मैसेज देना होगा। जैसे आज प्रशांत किशोर ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एकदम नई पार्टी है जिसको अभी नए सिरे से अपना आधार बनाना है, तो वहां भी हंगामा हो गया। हाँ। एक झाजी का टिकट कटा बेनीपट्टी से, तो वहां भी हंगामा हो गया। तो चिराग पासवान तो पिछली बार 129 लड़ाए थे, हाँ। अब उनको लड़ना ही है 22, 23, 25, 30 मान लीजिए, तो वो भी तो 100 के 100 नाराज होंगे। इनको भी तो टैकल करना होगा फिर इनको। हाँ, टैकल करना होगा। और साथ में हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स उस लेवल पर नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे 15-20 के करीब होंगे, उसमें 5-6 और ऐड हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ सीट्स मांग रहे हैं, आप देखिए ना, आप 1 सीट जीते हैं, आप मांग कितना रहे हैं? 40। बीजेपी तो यही बोलेगी ना। एक तरीके से इसको इसमें भी तो ट्रांसलेट किया जाता है, चूंकि आप आंकड़े समझते हैं बेहतर तरीके से। हम लोग ये मानते हैं कि एक लोकसभा में 6 सीटें होती हैं, और अगर इनके पास 5 लोकसभा की जीती हुई सीटें हैं तो इस हिसाब से 30 विधानसभा तो इनकी बनती है। हाँ, लेकिन 5 लोकसभा सीट्स क्या है वो अपने से जीते हैं? हाँ। नहीं, वो तो बीजेपी या जेडीयू का अलायंस है। पिछली बार जब आप अकेले लड़े थे तो आप 1 सीट जीते थे, और आपने जेडीयू को सबसे ज्यादा डेंट किया था। देखिए उस हिसाब से मैथमेटिक्स लगाएंगे तो इनको 16 सीट मिलनी चाहिए। अगर आप उसका मीन निकाल दें, 15.5 सीट आती है तो उस, और शायद बीजेपी ये कह भी रही होगी ना। ऐसा नहीं है कि उनको वो लोग तो हमसे बेहतर आंकड़े समझते हैं ना बीजेपी वाले, तो उसी आंकड़े पे उनको खेलना है, बताना है। लेकिन बस परेशानी ये है कि चूंकि चुनाव का वक्त है और अभी ये दायां बायां चल रहा है। और ये बात तो सच है जो आपने कहा कि देखिए, जब जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसको नवाजने के लिए या नाराज लोगों को देने के लिए बहुत सारे चीजें होती हैं। नहीं, हाँ, तो वो जो राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें हैं, इसके अलावा सत्ता में आने पे कितने सारे बोर्ड्स बन जाते हैं, कितने सारे और भी चीजें बन जाती हैं। तो इस तरह से करके वो सेटल करने की कोशिश करेंगे, और शायद लास्ट में ये बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और ये तय है कि जितना वो सीट मांग रहे हैं, मन माफिक सीट तो नहीं मिलेगा वो तो। तीर्थेश जी, 9 अक्टूबर की तारीख है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस दिन बहुत कुछ हलचल हुई है। फाइनल कमेंट आपका आज के पूरे दिन? फाइनल यही है जो क्या फाइनल नज़र 2 ही जगह है। शेखपुरा हाउस से तो नज़र अब हट गई है, जहाँ प्रशांत किशोर ने पहला लिस्ट अनाउंस कर दिया है। अब बात आती है दिल्ली में। दिल्ली से कैसे बीजेपी अपना कैंडिडेट, क्योंकि ये सेंट्रलाइज होगा, हालांकि कंसल्टेशन बिहार से भी पटना में भी बना रहेगा, और जेडीयू कब उतारती है, आरजेडी कब उतारती है, और कांग्रेस कब उतारती है। राजेश जी, 9 अक्टूबर को सारे दलों की चर्चा हुई, सारे लोगों की बातचीत हुई। इकलौती कांग्रेस है जिसकी तरफ से कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। वो जो सुगबुगाहट हुई भी वो ये हो रही है कि चिराग पासवान हमारी तरफ आ जाए। कर क्या रही है कांग्रेस? 8 दिन बचा हुआ है। देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये कोशिश है कि प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस नहीं खेल रही है। कांग्रेस वो चाह रही है कि हम जो विनिंग सीट हमारी है, जहां हम जीत सकते हैं, वही हमें सीट दो, और उसी हिसाब से ज़्यादा डिमांड नहीं है। बाकी कांग्रेस मजे ले रही है साइड में बैठ के आराम से। उनको पता है कि इस वक्त वो कहाँ है और क्या स्थिति होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अपना स्पेकुलेट कर चुकी है अपने, यानी वो स्ट्राइक रेट अपना इम्प्रूव करना चाहती है। 27%। आज़ाद जी, एक और पार्टी है जो छूट रही है, लेफ्ट पार्टियां, जिनका स्ट्राइक रेट बिहार में सबसे बेहतर रहा है आज की तारीख में, वो भी कुछ नहीं बोल रही है। ना वो बोल रही है ना कांग्रेस बोल रही है, चुपचाप बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव की इसी बात बोल रहे हैं आवाज में। पार्टियों में क्या है कि जो अभी सिस्टम, अभी जो राजनीति जिस दिशा में है, तो अपने आप में बिहार ही इस पूरे इलाके में, मतलब अगर आप केरल को छोड़ दें तो बाकी हिंदुस्तान में सिर्फ एक बिहार ही जगह बची है जहां पर लेफ्ट पार्टियां दिख रही हैं, विजिबल हैं। हाँ, विजिबल हैं। और वो पिछली बार यानी वो भी सीपीआई एमएल है। हाँ, वो भी एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट है। जो मेन स्ट्रीम भी थी सीपीआई या सीपीएम, वो तो दिख ही नहीं रही। हाँ, तो ऑलरेडी इनके नेता, ये बात पूरी लड़ाई में हो गई कि जिनकी सीट बढ़ेगी चुनाव में, यानी अपने पिछले रिकॉर्ड से जो ज्यादा सीट पर जो पार्टियां लड़ेगी वो लेफ्ट पार्टी ही है। आप पूरी पार्टियों को देखिए, आरजेडी की सीट कम होगी, कांग्रेस की सीट कम होगी, लेकिन लेफ्ट की पार्टी की सीट कम नहीं होगी, लेफ्ट की पार्टी की सीट बढ़ेगी। जेडीयू में आप देखिए, जेडीयू की सीट भी घटेगी, बीजेपी की भी घटेगी, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि
मतलब चिराग की ही वजह से, यानी सारे लोगों, यहाँ तक कि अब तक जो खबर है कि मांझी भी को भी साथ तक देने को तैयार नहीं है, हो सकता है उसी के बराबर मिल जाए। तो एक लेफ्ट पार्टी ही है जो बिहार में विजिबल भी है और वो इस बार पिछली बार के मुकाबले में ज़्यादा सीट लाने की मतलब यानी फिराक में है। और चूंकि पिछले चुनाव में यानी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जो उनका परफॉर्मेंस था वो मतलब अपने हमारे और सबके जो रुझान था उससे कहीं बेहतर था उनका। तो चलिए, चूंकि बिहार है, बिहार के चुनाव में अभी ठीक ठाक वक्त है, 8 दिन के बाद नॉमिनेशन होगा, 11 नवंबर को पहली वोटिंग है, 6 को है ना पहली, हाँ माफ करिएगा, 6 नवंबर को पहली वोटिंग, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग और 14 नवंबर को गिनती होगी, नतीजे आएंगे। तो इस बीच बहुत पानी बहेगा अभी गंगा में, इस बीच बहुत सारे गठबंधन बनेंगे, बिगड़ेंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे, नाराज होंगे और उनकी हर छोटी बड़ी बात को हम बत कही बिहार की के एपिसोड में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।